अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज फिर एक अनटोल्ड स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं हर बार की तरह इस बार भी जो न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारी वीडियो को जो है वो लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि एम किस तरीके से कराची में अपने नेटवर्क को चला रही थी और किस तरीके से उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत करी, किस तरीके से उनका पूरा नेटवर्क काम करता था। आज ये पूरी वीडियोस के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, एम वजूद में आने के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले एम ने अपने अंदर जो एंट्रियां करवाई थी वो ज़्यादातर जो थे वो गली मोहल्लों के बदमाश और इस टाइप की लोग थे जो चोरी चकारी और डकैती या किलिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। आफ्टर ऑपरेशन 1992 के बाद से 2000 तक एम ने बेसिकली हमेशा रोना डाला कि हमारे जो है कारकुनों को शहीद किया गया या मुहाजिरों को किलिंग की गई, मुहाजिरों को शहीद किया गया। इस इस पे कोई दो राय नहीं है कि आप इस बात पे कोई दो राय नहीं रख सकते कि आपकी एम जो है वो गलत बात करती है। नहीं, एम इस बात पे सही है कि उर्दू स्पीकिंग और जो है एम के कारकुनों का बिल्कुल मावरा अदालत जो है कत्ल किए गए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि एम खुद भी चाहती थी कि इन जैसे लोगों का एम से सफाया किया जाए, ऑपरेशन क्लीन अप हो, ताकि आगे एम सियासत में अपनी जड़ों को मजबूत कर सके और अपने आप को एक क्लीन चिट देकर इन्हीं शोधाओं के कंधे पे बंदूक रख के वो आगे की अपनी सियासत को चमका सके। ये भी कोई गैर छुपी हुई बात किसी से भी नहीं है। हम आपको बताते हैं, नेटवर्क जब इन्होंने अपना स्टार्ट करा, जब ऑलमोस्ट इनका सफाया हो गया, तमाम इनके जितने भी जो इस तरीके के कारकुनान थे या इनके ये जिनको यूज़ करते थे एज अ टिश्यू पेपर, जब 92 के ऑपरेशन के बाद से 2000 तक उनका सफाया हुआ, तो 2000 के बाद इन्होंने अपना पूरा नेटवर्क जो है वो एक जाल बिछाना शुरू कर दिया। बेसिकली ये पूरा जाल जो था ये 96-97 में ही एक माइंडसेट के थ्रू जो है वो कायम कर दिया गया था, जिसके जो है इमरान फारूक एक बहुत बड़ा माइंडसेट थे इस एम को पूरा तहकीक, पूरी इनकी तख्लीक करने में समझ लें। और वो एम का पूरा एक जाल, एक नेटवर्क, एक पूरा एक सिस्टम, जिस तरह एक मल्टी नेशनल कंपनी का एक सिस्टम होता है कि आप ग्रेड वन से लेके और जो है सीईओ तक एक पूरा जाल बिछा हुआ होता है, उसी तरीके से ये एम का भी कुछ सिस्टम था और जो आज तक मौजूद है। बहरहाल उसमें अब वो ताकत नहीं रही है क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन का नाम जो है वहाँ से माइनस कर दिया गया है। लेकिन वो जो प्रोसीजर है और जो तरीक़ेकार है आज भी उनका वही है। होता ये है कि एम के अंदर स्टार्टिंग के अंदर अगर एक कारकुन होता है, उस कारकुन को जो है एक पहले इलाकाई या फिर आपको एक छोटी सी गली मोहल्ले की एक ज़िम्मेदारी दी जाती है, जिसको एक ज़िम्मेदार कहा जाता है। तो जितने भी नए कारकुनान आते थे तो वो एक ज़िम्मेदार के अंडर में आते थे। वो ज़िम्मेदार जो होता था वो एक यूनिट कमेटी होती थी, यूनिट मेंबरान होते हैं, उन मेंबरान के अंडर होता है। और वो जो यूनिट मेंबरान होते हैं वो यूनिट इंचार्ज और जॉइंट यूनिट इंचार्ज के अंडर आते हैं। तो इस तरीके से कारकुनान जो हैं वो ज़िम्मेदार को जो है वो फ़ॉलो अप करते हैं और जो ज़िम्मेदार होता है वो आगे जो मैसेज कन्वे कर रहा होता है, वो रिपोर्ट्स दे रहा होता है, वो देता है अपने जो है कमेटी मेंबर्स को। कमेटी मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जॉइंट इंचार्ज और जॉइंट यूनिट इंचार्ज और मेन यूनिट इंचार्ज को जो है वो ये सारा इंफॉर्मेशन आगे उनकी सारी कन्वे कर रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। अब यूनिट इंचार्ज जो हैं वो डायरेक्टली जो राब्ते में होते हैं वो होते हैं सेक्टर मेंबरान के, क्योंकि यूनिट इलाकाई का होता है कि एक इलाके के अंदर मिसाल के तौर पे 4 अलग-अलग एरिया लगते हैं, तो वो 4 यूनिट अलग-अलग होते हैं। लेकिन उन 4 और या 4 से ज़्यादा कोई यूनिट्स हैं तो उनका एक मेजर सेक्टर भी होता है। तो यूनिट के जो है वो हुदूद जो है वो एक इलाका के एरिए की महदूद हुदूद होती है, जिस तरह एक थाने की हुदूद होती है, इसी तरीके से यूनिट की भी हुदूद होती है। इसी तरीके से जब अलग-अलग यूनिट्स होते हैं और उन सब का जो इंचार्ज होता है वो एक सेक्टर होता है। तो यूनिट इंचार्ज जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो अपने सेक्टर मेंबरान को जो है वो अपना फ़ॉलो-अप कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि यूनिट्स के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, यूनिट मेंबरान जो हैं वो भी एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं और यूनिट मेंबरान जो हैं वो अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं कि फ़लाने सेक्टर का जो है यूनिट का जो है वो ये मेंबर देख रहे हैं और फ़लाने यूनिट को जो है वो ये मेंबर देख रहे हैं। इस तरह बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब उन मेंबर्स को जो है वो कौन देख रहा होता है? तो मेंबर्स को जो देख रहे होते हैं वो एक सेक्टर
इंचार्ज और जॉइंट सेक्टर इंचार्ज जो हैं वो इन मेंबर्स को देख रहे होते हैं, जो सेक्टर मेंबर्स को देख रहे होते हैं, जो सेक्टर मेंबर्स जो हैं यूनिट्स को देख रहे होते हैं। तो इस तरह एक ये प्रोसीजर अब पहुंच गया सेक्टर तक। तो सेक्टर इंचार्ज और जॉइंट सेक्टर इंचार्ज जो है वो पूरे जितने भी यूनिट्स उसके अंडर आते हैं, 8, 10, 12 जितने भी आते हों, बहरहाल तो ये इस तरीके से सेक्टर इंचार्ज और जॉइंट सेक्टर इंचार्ज जो है वो तमाम यूनिट्स को इस तरीके से मेम्बरान के थ्रू देख रहे होते हैं। अब इन सेक्टर इंचार्ज को और जॉइंट सेक्टर इंचार्ज को कौन देख रहा है? उनको कराची तंजीमी कमेटी देखती थी, जो कि केटीसी कहलाती थी। और कराची तंजीमी कमेटी के अंदर भी जो है वो बहुत सारे लोग थे जो कि अलग अलग सेक्टर्स को और सेक्टर इंचार्ज और जॉइंट सेक्टर इंचार्ज को जो है वो उनसे फॉलोअप्स लेते थे। तो सेक्टर इंचार्ज और जॉइंट सेक्टर इंचार्ज जो है वो कराची तंजीमी कमेटी के जो है वो मेम्बरान को जो है वो उनको फॉलोअप्स देते थे कि अब ये सिलसिला चल रहा है सेक्टर्स के अंदर और यूनिट्स के अंदर। अब इनको जो केटीसी मेम्बरान्स को ज़ाहिर है वो अंडर आते थे केटीसी इंचार्ज के। ठीक है, तो केटीसी इंचार्ज जो था वो डायरेक्ट लिंक में था राब्ता कमेटी के। राब्ता कमेटी के अंदर इनके जो एमपीए और एमएनएज होते थे वो इनके इंक्लूड थे। और राब्ता कमेटी जो थी वो डायरेक्ट कनेक्टेड थी लंदन राब्ता कमेटी और जो है अल्ताफ़ हुसैन से। तो ये इस तरीके से इनकी एक पूरा एक समझें एक मल्टी-नेशनल कंपनी की तरीके से इन्होंने जो पूरा एक जाल बिछा हुआ था और बड़ा सीक्वेंसली बहुत अच्छे तरीके से एक जाल को बिछाया हुआ था इन्होंने। पर्सन टू पर्सन सबकी ड्यूटीज़ जो थी वो होती थी और सब अपने अपना जो है वो एक काम किया करते थे, अपनी अपनी पोजीशंस पे थे और सबके पास जो है वो काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ था। अल्ताफ़ हुसैन और जो है वो और लंदन राब्ता कमेटी जो बैठ के मीटिंग करते थे, वो मैसेज वहाँ से जो है वो कराची की जो राब्ता कमेटी थी तो उसको मैसेज कन्वे किया जाता था। वो मैसेज राब्ता कमेटी जो है वो केटीसी इंचार्ज को कन्वे करती थी। केटीसी इंचार्ज जो है वो मैसेज जो है वो अपने मेम्बरान को कन्वे करता था। वो मेम्बरान जो हैं वो सारे वो सेक्टर इंचार्ज और जॉइंट सेक्टर इंचार्ज को कन्वे करते थे। वो जॉइंट सेक्टर इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज जो है वो अपनी सेक्टर कमेटी को जो है वो करते थे, कन्वे करते थे। सेक्टर मेम्बरान जो है सेक्टर कमेटी जो होती थी इनकी वो जो है अपना यूनिट इंचार्ज और जॉइंट यूनिट इंचार्ज को जो है वो आगे वो कन्वे करती थी। फिर वो जो जॉइंट इंचार्ज यूनिट इंचार्ज और यूनिट इंचार्ज होते थे वो अपने ज़िम्मेदारान को जो है वो आगे वो कन्वे करते थे मैसेज, और जो ज़िम्मेदारान थे वो फाइनली कारकुनों तक ये मैसेज पहुंचा दिया करते थे। तो ये सिलसिला था। इसी तरीके से जिस तरह सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज, केटीसी इंचार्ज, राब्ता कमेटी का इंचार्ज, इसी तरीके से इनके बहुत सारे शोबे जात भी थे जो अलग अलग लोग संभालते थे, जिनको एमपी एमएनओस को भी कुछ 90 की हदूद में जो है वो बड़े बड़े ओहदे दिए हुए थे कि वो अपना पार्टी की जो है वो फंडिंग को संभाल रहे हैं, कुछ जो है पार्टी के जो है वो दूसरी दीगर चीज़ों को संभालते हैं। इस तरीके से ये पूरा एक निज़ाम था। 90 जो था वो एक मैं आपको 90 के बारे में बताता हूँ। 90 एक किला नुमा जो है एक जगह कर दी गई थी जिसके तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों के ऊपर जो है वो एमक्यूएम के जो हैं वो पक्के सिक्योरिटी गार्ड और कच्चे सिक्योरिटी गार्ड, ये मैं दो इस तरीके के वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो पक्के सिक्योरिटी गार्ड थे वो बेसिकली जो है वो पेड कहलाते थे। और पेड वो लाइक इस सेंस में थे कि जिनकी शोधा जो जितने शोधा थे या जितने रेफरेंसेस से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम ने जो वाटर बोर्ड के अंदर और दीगर शोबाजात में जो जितनी भी नौकरियां लगवाई गई थी, और तो उनके जो ग्रेड्स के जो लड़के होते थे वो जिस तरीके की उनकी पर्सनालिटी होती थी, वो जिस तरीके का जो है वो एक्सपीरियंस रखते थे, उनको इस हिसाब से ग्रेड वाइज जो है वो 90 पे बेसिकली उनसे काम लिया जाता था। नौकरी वो जो थी उनकी वाटर बोर्ड और दीगर शोबे जात में ही थी। वो तालीमी इदारे भी थे और वो बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ आप कह लें कि एमक्यूएम का होल्ड था, जहाँ गवर्नमेंट नौकरीज़ होती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, तो वहाँ वहाँ पे वो जिस जिस जगहों पे वो उनकी जॉब्स थी वो बेसिकली अपनी जॉब्स वो ऑफिस में जॉब्स के लिए नहीं जाते थे। सैलरी उनको एक एग्जांपल ले लें आपके वाटर बोर्ड का, अगर 4 ग्रेड का कोई जॉब पे लगा हुआ है तो वो
चार्ज ग्रेड की जॉब वो उसकी वाटर बोर्ड की है, लेकिन वो ड्यूटी जो दे रहा है वो ड्यूटी देता है 90 पे, और जो उसको सैलरी मिलती है वो वाटर बोर्ड पे करता है। तो इस तरीके की बहुत सारी जॉब्स जो लड़कों को मैसर थी, वो बेसिकली 90 पे काम करते थे, वो अपनी ड्यूटी वाटर बोर्ड पे और दीगर जगहों पे जाके नहीं करते थे। तो इसी तरीके से जिनके अच्छे ग्रेड्स होते थे उनको 90 पे जो है दूसरे शोबेजात में जो है अच्छी जगहों पे बिठाया जाता था, कंप्यूटर ऑपरेटर पे बिठा दिया जाता था। जो 90 का कॉल सेंटर था वहाँ पर उनको बिठा दिया जाता था, या दीगर जो भी होमवर्क्स होते थे उन लोगों के, पेपर वर्क्स होते थे, अकाउंट्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें थीं जहाँ पे उन लड़कों को बिठाया जाता था, उनसे काम लिया जाता था। और बहुत से लड़के ऐसे भी थे जो काम करना नहीं चाहते थे, वो कहते थे नौकरी लग गई, मैं अपनी नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्होंने काम 90 पे आके ही करना है क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई गई है। बहरहाल, तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि कच्चे और पक्के कारकुनान भी होते थे। तो ये कच्चे और पक्के का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो बताता हूँ। जो ये पक्के कारकुनान थे वो तो मैंने आपको बता दिया, जिनकी 4 ग्रेड, 5 ग्रेड, 6 ग्रेड की जॉबें थीं, तो उनको 90 की हदूद के जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते होते थे, उनकी हदूद पे जो चौकीदारी करते थे, जो सिक्योरिटी देते थे वेपन के साथ, वो इन लोगों को बिठाया जाता था। जो 4 ग्रेड, 5 ग्रेड के पक्के होते थे, वो 10 घंटे की ड्यूटी देते थे वहाँ पे बैठकर, और उनको ड्यूटी जो है वो देना लाजिम थी, और उनकी चौकियाँ फ़िक्स होती थी, उनके वेपन फ़िक्स होते थे। वो भले उनकी वाटर बोर्ड में वॉल खोलने की जॉब हो, लेकिन वो सिक्योरिटी की जॉब जो है वो 90 पे दे रहे थे। अच्छा, इसके साथ ये कहलाते थे पक्के कारकुन। कच्चे कारकुन वो होते थे यूनिट की हर तकरीबन 184 या 185 कमोबेश जो इनके यूनिट्स है, इन यूनिट्स में हर महीने जो है इनके तकरीबन 4 से 8 लड़कों की जो है वो 90 पे जो है वो ड्यूटीज़ लगती थी सिक्योरिटी के अंदर। तो वो होता ये था कि आपने जो है ड्यूटी देनी है, ड्यूटी स्केजुअल पूरा बनकर आता था, और यूनिट के जो हैं 6 से 8 लड़के, कभी 4 लड़के, कभी 2 लड़के, डिपेंड करता था। तो वो जिस तरीके की 90 से डिमांड आती थी, तो ये जितने लड़के होते थे उन लड़कों को जो है वो यूनिट के जो कारकुनान होते थे, जिनको कोई सैलरी नहीं मिलती, जिनको और कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, बेसिकली वो अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे या एमकेएम के नाम पे अपने ज़िम्मेदारान के लिए या अपने यूनिट इंचार्ज के लिए काम करते थे। झंडे लगाना, बाकी इलेक्शन की वर्किंग करना, या यूनिट के हवाले से कोई भी पार्टी का काम करना, उन पे पार्टी का टैग होता था, ये पार्टी के जो हैं वो कारकुनान हैं या साथी हैं। वो फिर जो है उनको ड्यूटीज़ लगती थी, फिर उनको बताया जाता था भाई तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी है। कुछ शौक से जाते थे, कुछ को मजबूरी में भी जाना पड़ता था। तो इस तरीके से ये कच्चे जो हैं वो कहलाते थे ड्यूटी वाले, और ये आपको जो स्केजुअल दिया जाता था, तो वो ज़िम्मेदार की जो है वो ज़िम्मेदारी होती थी कि उस टाइम के ऊपर उसने लड़कों से फॉलो अप करना है, भाई इस दिन और इस टाइम पे तुम्हारी ड्यूटी है 10 घंटे की, जो तुम्हें 90 पे देनी है जाकर। तो वो अपने एरिए की, अच्छा वहाँ जितनी भी चौकियाँ थीं वो हर यूनिट पे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई थी कि ये 4 चौकियाँ जो हैं ये फ़लाने यूनिट की हैं, ये 4 चौकियाँ फ़लाने यूनिट की हैं। तो यूनिट से वो लड़के, जो आम लड़के, गली मोहल्ले के लड़के, वो 90 जाते थे, और उन पक्के कारकुनों के साथ जो वहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब पे जो पेड होते थे, जिनको सैलरीज़ मिल रही होती थी, उनके साथ मिलके वो वहाँ पे 10 घंटे की सिक्योरिटी की ड्यूटी दिया गए थे करते थे, और उनको बड़ा उनको कहा जाता था कि आप जो है भाई के घर पे जो है आप ड्यूटी जो है वो दे रहे हैं। तो ये एक सिलसिला था यूनिट से लड़कों का जाने का। तो इस तरीके से एक पेड उनके जो है वो ड्यूटी पर होते थे, सिक्योरिटी पे होते थे, और बाकी जो है वो हर मंथ हर यूनिट से जो है वो ड्यूटीज़ के ऊपर कारकुनान फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ से जाते थे। वो भी वेपन लेके, उनको वो परमिट दिया जाता था, बुलेट्स दी जाती थी, काउंट करके वेपन दिया जाता था, और वो सिक्योरिटी 90 के ऊपर देते थे। तो और अगर उनके खाने पीने के हवाले से बात करूँ तो बिल्कुल 90 पे जो है वो जो आम लोग होते थे सिक्योरिटी, और जो समझ लें मैं कहूँगा कि छोटे पैमाने के जो कारकुनान और ये होते थे, तो उनके लिए एक किचन जो है वो बनाया गया था, जो कि अल्ताफ़ हुसैन के नाम से मंसूब था कि अल्ताफ़ हुसैन का, अल्ताफ़ भाई का ये दस्तरख़्वान है, और वहाँ पर जो है हर वक्त जो है खाना जो है वो बनता रहता है और मिलता रहता है, और लोग आते हैं खाते हैं। अच्छा, वहाँ पर होता ये है कि वो जितने भी वहाँ के ज़ाहिर वर्कर्स थे, कारकुनान थे, ड्यूटीज़ पे होते थे,
पुलिस वाले भी उसमें बहुत सारे होते थे, बाकी एमकेएम के अपने कारकुनान जो भी होते थे, ज़ाहिर है उनका खाना-पीना ये सारी चीज़ें उनकी वहाँ पर 90 के ऊपर वो चल रही होती थी, तो वो किचन के अंदर वहाँ पे आप जाके खाना खा सकते थे। लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है कि आपका जब मूड करे आप जाके खा लें, एक टाइम होता था कि खाना हो गया है और आप जाएँ और खाना खा लें। तो डिफ़रेंट डिफ़रेंट डिशेज़ बनती थी, वहाँ पे आप जाके आप जो है बैठ के खाना जो है वो खा सकते थे, आपको खाना मिलेगा, आपको रोटी, सालन, बिरयानी, चावल जो भी वहाँ पे बने हुए होंगे वो आपको दिए जाते हैं एक टाइम का। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि खाना आपको वहाँ से किचन से नहीं मिलता, तो आपको ड्यूटी के पे खड़े होते हैं तो आपको वहाँ पे पार्सल खाना दे दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ़ आम कारकुनों के लिए था। बाकी जो मरकज़ी रहनुमा इनके होते हैं और जो केटीसी इंचार्ज और जो राब्ता कमेटी के थे उनका खाना जो है वो माशाल्लाह से पीसी और अच्छी जगहों से ही खाना आता था। आम कारकुनों के लिए वो खाना नहीं होता था। वो आम कारकुनों वाला खाना खाते थे राब्ता कमेटी वगैरह वाले। अच्छा बहरहाल तो इस तरीके से इनका एक सिस्टम जनरेट हुआ हुआ था। बाकी वहाँ पे बहुत सी सेंसिटिव बिल्डिंग्स मौजूद थीं जिसके अंदर जो है अल्ताफ़ हुसैन के ख़ास कारकुनान भी जो है वो रिहाइश पज़ीर थे, पूरी-पूरी अपनी फ़ैमिलीज़ के साथ, जो कि आम शहर के अंदर जो घूम नहीं सकते थे और जो बाहर निकल नहीं सकते थे। और बहुत से ऐसे नाम जिनको तो शहर में जो है वो जानते हैं, जो मार दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, व्हाटएवर उनको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे लोग जो हैं जो कि रुपोश थे और जिनके कुछ ऐसे भी थे जिनके तो नाम कोई जानता भी नहीं था, उनकी शक्लें भी कोई नहीं जानता था, बस एक पता था कि ये फ़लाना कारकुन होता है और फ़र्ज़ी नाम के साथ। और वैसे भी आपको पता है कि उर्फ़ियत जो है वो एमकेएम में बड़ी आम थी कि किसी भी नाम के साथ एक उर्फ़ियत ज़रूर लगी हुई होती थी। जैसे आम कारकुनान इनके जो बड़े फ़ेमस हैं, आपने देखा होगा फ़ैसल मोटा, रेहान काड़ा, जावेद लंगड़ा, अरशद केटू, इस तरीके की जो है वो उर्फ़ियत जो होती थी वो नाम के साथ जुड़ी होती थी, तो लोग उर्फ़ियत से ही ज़्यादा जानते थे। तो आपको पता होगा जैसे कि रेंजर्स ने जब रेड करी थी तो वहाँ से नादिर शाह जैसे जो है अपनी-अपनी पूरी-पूरी फ़ैमिली के साथ जो है वहाँ से जो है दस्तयाब हुए थे और रेंजर्स उनको अरेस्ट करके लेकर गई थी। तो ऐसे बहुत सारे गुमनाम कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे जो कि पकड़े गए, जो कि आगे भाग भी गए, रुपोश भी हो गए और वो अपनी फ़ैमिलीज़ के साथ वहाँ पे रहते थे और बाज़ जो हैं वो अकेले भी रहते थे। और जो है उनको अगर अपनी फ़ैमिली से मिलना होता था तो बाकायदा मरकज़ से गाड़ी जो है वो जाती थी, उनकी फ़ैमिली को लेकर आती थी या उनकी फ़ैमिली 90 आया जाया करती थी। फिर उनको उनके जो उनकी फ़ैमिली मेंबरान होते थे उनसे मिलवाया जाता था, जो रुपोश इनके साथी वगैरह होते थे। अच्छा, हुदूद के अंदर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता था कि पुलिस और रेंजर्स जो है वो एमकेएम की हुदूद के अंदर आ जाए, इजाज़त ही नहीं थी आने की। तो ज़ाहिर है चौकियों के ऊपर जो आम लड़के और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के भी लड़के होते थे, क्योंकि एपीएमएसओ से भी लड़के आते थे ड्यूटीज़ के ऊपर, तो बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लड़के जो हैं वो बेचारे वेपन पकड़ के जो हैं वो अपनी ड्यूटी दे रहे होते थे और जो है चौकी के ऊपर बैठे हुए होते थे। तो एक इस तरीके का एक सिलसिला जो है वो चलता था। और ड्यूटी की बात करूँ तो ड्यूटी के ऊपर ऐसा होता था कि रात में आपको चाय भी मिल जाती थी और कभी-कभी सर्दियाँ होती थी तो आपको बॉयल अंडे वगैरह भी ये मैसर कर दिया करते थे। और ड्यूटी पे आने के बाद जो है आप बीच में ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा मसला होता है। और अगर आप छोड़ के गए तो आपको पनिशमेंट भी मिलती है और आपको जो है पार्टी की रुकनियत भी कैंसिल हो सकती है और आपको ज़िम्मेदारान जो है वो या यूनिट इंचार्ज जो हैं आपको वो बज़ाहिर आपको कोई सज़ा भी दे सकते हैं कि आप जो है हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएँ या आपको घुटनों के बल बैठ जाएँ या आपको मुर्गा बना दिया जाए। मतलब ऐसी सज़ाएँ भी वहाँ पर बड़ी आम थी और ऐसी सज़ाएँ यूनिटों पे भी आम होती थी। अच्छा, यूनिट का जो सिलसिला था और जो सेक्टर्स का जो सिलसिला हमेशा रहा और जो मरकज़ का सिलसिला रहा वो हमेशा डिफरेंट रहा। लोगों का कॉन्सेप्ट यही था कि एमक्यूएम जो है वो बेस्ड करती है अपनी बदमाशी के ऊपर और जो है वो गन पॉइंट पे खाले छीनने के लिए हर चीज़ का जो है एक सिस्टम एमक्यूएम ने जो है वो एक पूरा प्रिपेयर करके रखा हुआ था। अगर मैं आपको चंदे की भी बात करूँ, फ़ितरे की भी बात करूँ, फ़ितरा ज़कात जब रमज़ानों के अंदर आता है, तो ये फ़ितरा ज़कात की जो पर्चियाँ होती हैं, ये 90 से ही आती हैं और ये बाकायदा हर यूनिट के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। यानी कि मरकज़ 90 से जो है वो निकलता है कि इतनी बुक्स जो होती हैं, जो वो एक 100-100 रुपए की पर्चियाँ आती थीं और फ़ितरा जिस हिसाब से होता था, तो वो जो बुक्स होती हैं, तो 90 से निकलता था कि फ़लाने सेक्टर को जो है वो इतनी बुक्स दे दो, फ़लाने सेक्टर को इतनी दे दो। अब सेक्टर डिसाइड करता था कि किस यूनिट को जो है वो कितनी बुक्स आगे देनी है। फिर उस यूनिट के ऊपर जो है वो इतनी बुक्स आ जाया करती थी। फिर वो जो बुक्स थी
वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी ज़िम्मेदारान के अंदर। अगर 100 बुक्स आई हैं और 4 ज़िम्मेदारान हैं तो 25-25 बुक्स दे दी जाती थी। फिर वो जो 25 बुक्स जो होती थी, वो जो ज़िम्मेदार होता था वो जो है आपको अपने जो लड़के होते थे उसके अंडर में, वो उनको देता था कि भाई ये 25 बुक्स आपने किसी भी तरीके से 25 बुक्स का अमाउंट आपने लाके मुझे देना है इतने दिन के अंदर, चांद रात से पहले-पहले। तो अब आपको खुली इजाज़त होती थी कि आप किसी शॉप वाले को 1 पर्ची दें या 10 पर्ची दे दें, या घर-घर जाके आप 10-10 पर्चियाँ भी दे रहे हैं तो उनको लेना पड़ती थी वहाँ पर। ये सिलसिला फ़ितरत ज़कात का इस तरीके से चलता था। खालों का सिलसिला इस तरीके से होता था कि खालों का भी जो है वो एक एस्टिमेट एवरेज उनको पता था कराची के अंदर इतनी कुर्बानी होती है। तो खालों के अंदर यहाँ पे ज़रा-सा पार्टी जो है वो, और पार्टी के जो कारकुनान हैं यूनिट सेक्टर से लेके, तो यहाँ पर थोड़ा-सा इनमें कॉम्पिटिशन भी पाया जाता था। क्योंकि ज़ाहिर है ना, यूनिट को जो है वो अपनी जो है वाह-वाह दिखानी होती थी सेक्टर के अंदर कि भई फलाना यूनिट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, सबने अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखानी होती है। और सेक्टर्स को भी मरकज़ के अंदर केटीसी के अंदर दिखाना होता था कराची तंजीमी कमेटी को कि भाई हमारा सेक्टर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो ये कंपटीशन होता था। तो कंपटीशन में जो है वो कुर्बानी की खालों के अंदर बड़ी ये मोनोपोली होती थी। तो इसमें ये होता है कि कुर्बानी की खालें जो हैं वो जमा करी जाती हैं और पता चलता है भाई फ़लाने सेक्टर का जो है पहले दिन में सॉरी फ़लाने यूनिट से जो है वो एक दिन में अगर इतनी खालें जमा हो गई हैं, तो कोशिश होती थी दूसरे सेक्टर की कि अगले दिन उनसे ज़्यादा हो जाएँ। अच्छा, ये आम यूनिट के अंदर भी कॉम्पिटिशन जो है वो होता था। जैसे कि एक इलाके यूनिट के अंदर जो है वो 3 इलाके अगर आते हैं, 3 सेक्शंस अगर आ रहे हैं यूनिट के, और तो उनमें भी कंपटीशन होता था कि यार हमारे ए सेक्शन ने जो है वो इतनी कर ली है, बी सेक्शन ने इतनी कर ली है, सी ने इतनी कर ली है, कंपटीशन होता था। तो उसके लिए जो आम यूनिट के लोग और जो कारकुनान होते थे वो मोनोपोली ये करते थे कि जब देखते थे कि हमारी क्वांटिटी अगर कम हो रही है किसी यूनिट से या किसी सेक्टर से, तो उनकी कोशिश होती थी कि कुर्बानी की खालों में जो है वो हेरा-फेरी की जाए। वो हेरा-फेरी इस तरीके से होती थी क्योंकि गाय की खाल महँगी बिकती है और दुम्बे की और ऊँट की जो है वो सस्ती बिकती है। लेकिन उनको क्वांटिटी जो है वो दिखानी होती थी यूनिट के अंदर और सेक्टर के अंदर। तो यूनिट इंचार्ज भी इसमें इन्वॉल्व होते थे और वो इजाज़त देते थे इस चीज़ का काम करने का। तो होता ये था कि एक गाय की वो खाल देते थे और दुम्बे की या ऊँट की 2 या 3 या 4 खालें उसके अल्टरनेट में जो है वो चेंज में उससे ले लिया करते थे, जो कि अमूमन आम जगहों पे आपने देखा होगा कुर्बानी की खालें जो हैं रोडों पे बिक्री होती हैं जहाँ पर, वहाँ से जाके उन्होंने चेंज कर लिया करते थे बकरा ईद के दिनों में। तो तीनों दिन ये बड़ा बिज़नेस चलता था इनका, और गाय की खालें जो हैं वो दी जाती थीं और जो है वो बकरे की और दुम्बे की ले ली जाती थी ताकि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। क्योंकि अगर एक गाय की एक एक काउंट हो रही है तो, और उस गाय की रिटर्न करके अगर आप 4 बकरे की ले लेंगे तो आपकी क्वांटिटी 4 पे चली जाएगी। तो क्वांटिटी भी खेलनी होती थी, ज़ाहिर है यूनिट को दिखाना होता था कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं सेक्टर को, और सेक्टर ने भी दिखाना होता था कि हाँ भाई हमारे सेक्टर ने ज़्यादा काम किया। तो वो ये पूरी चेन होती थी और इस तरीके का काम भी किया जाता था। तो ये इस तरीके से जो है फ़ितरत ज़कात और खालों का सिस्टम था। अच्छा, इसके अलावा पार्टी के जलसे होते थे, तो जलसों के अंदर अवाम को निकालने की जो ज़िम्मेदारी होती थी वो अमूमन तौर पे जो है कारकुनों की होती थी, और घर-घर उनको भेजा जाता था कि जाओ भई घर-घर से जो है का लोगों को बुला के लाओ और जितने लोगों को हो सके भरो, लेके जाओ, प्यार से भी लेके जाओ और थोड़ा-सा टेढ़ापन दिखा के भी जो है वो लेके जाओ। तो गाड़ियों में भर-भर के जो है हर सेक्टर से और इनसे जो है वो एक लोगों का जो है हुजूम लेके जाना जो होता था, वो ज़िम्मेदारी होती थी, वो कारकुनों की होती थी। इसी तरह उनको ज़िम्मेदार देखते थे और ज़िम्मेदार को जो है वो यूनिट मेंबर और जो है उनको यूनिट इंचार्ज, जॉइंट इंचार्ज जो है वो देख रहे होते थे। तो इस तरीके से आप अपनी एक पूरे एक सिस्टम को ये लेके चलते थे। और 90 पे बाकायदा जो है वो जब भी इजलास होता था तो कारकुनों ने लाज़मी जाना है, ज़िम्मेदारी होती थी, वो फ़ोन कर कर के आपको बोलेगा कि आपने जाना है। और इसी तरीके से जो है आपको 90 पे अगर आपकी कोई कंप्लेन होती थी तो भी आपको वहाँ पे ज़िम्मेदार जो है वो अपने अंडर लेके जाता था कि भाई किसी कारकुन की जो है वो कंप्लेन आई है, तो वो उसका ज़िम्मेदार जो है उसको जाके फेस करवाता था, भाई ये क्या-क्या इशू था, क्या डिस्कशन थी। बहरहाल लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि कोई वो यूनिट पे काम करने वाला कारकुन हो या मैं आपको बोलूँ वो सेक्टर इंचार्ज हो,
जिसकी जितनी अप्रोच थी ना, देखें फैसिलिटी वो सिर्फ उतनी उठाता था, बाकी उसको कहते हैं ना स्लंग लैंग्वेज में कि बाकी उसको ज़रा शू पॉलिश जो है ना अगले वाले के करने ही पड़ते थे। यानी कि कारकुनान जो थे वो ज़ाहिर अपने ज़िम्मेदारान की जो है वो बड़ी जो है वो करते थे कि भाई ज़िम्मेदार से काम निकल जाए। ज़िम्मेदार चाहता था मेरा यूनिट इंचार्ज से काम निकले, यूनिट इंचार्ज चाहता है मेरा जो है वो सेक्टर मेंबरान से मेरा जो है वो काम निकल जाए। तो इस तरीके से इन लोगों की एक सिस्टम चलता था कि डायरेक्टली ऐसा नहीं था कि ज़िम्मेदार जो है वो सारे लुत्फ़ उठा सके। उनको भी जो है वो यूनिट इंचार्ज से थोड़ी बहुत प पोशी जो है कहते हैं ना करनी पड़ती थी। तो ये किस तरीके का एक इनका ये भी एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा था। अच्छा मोस्टली एमकेएम का एक रूल रहा है कि आप कुछ भी करो और हम आपके बैक पे खड़े हैं, तो वो लड़कों को एक छूट देते थे। ज़ाहिर है लड़कों का अगर हाथ नहीं खोलेंगे तो लड़के उनके लिए काम किस तरीके से करेंगे। तो लड़कों को एक खुली इजाज़त होती थी कि आपका जिससे दिल करे, अगर आपका कोई ख़्वार भी आपको अपनी एक होता है ना कि ट्रसल निकालनी है, यार मैंने फ़लाने बंदे को जो है वो मेरा फटा हुआ था और मैंने उसको जो है छोड़ना नहीं है, तो आप उससे भी आप जाके जो है वो आप हो जाएँ, कोई मसला नहीं है, यूनिट जो है आपको देख लेगा। क्योंकि थाना तो बीच में आ नहीं सकता, थाना आ भी गया तो वो ये पूछ के चला जाएगा कि अच्छा एमकेएम का कारकुन है, ठीक है भाई। वो भी उसको भी इजाज़त नहीं होगी वो आके उसको उठा ले, क्योंकि यूनिट से फ़ोन आ जाएगा भाई क्यों उठाया हमारे लड़के को। तो ये यूनिट का मसला यूनिट में सॉल्व हो जाएगा, ये इस तरीके की बात होती थी। थाना कचहरी भी जो है इन लोगों के आगे कुछ भी नहीं था। तो ये पूरा सिस्टम एमकेएम जो है वो अपना इस तरीके से चलाती रही और अभी भी जो है वो कोशिशें एमकेएम की जारी हैं और अभी भी जो है वो जाल इसी तरीके से जो है वो पूरा जमा हुआ है। और इन्हीं को देखा देखी जो सेम सुन्नी तहरीक जो एसटी सुन्नी तहरीक जो एक जमात है वो भी जो है वो पूरा पैटर्न एमकेएम का ही कॉपी करती है। बहरहाल एमकेएम कहती है उन्होंने हमारा कॉपी किया और वो लोग कहते हैं कि एमकेएम ने हमारा कॉपी किया। ये भी एक सिस्टम जो है वो पूरा सेम है। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो नई पार्टी उन्होंने बना ली पीएसपी के नाम से, तो उन्होंने भी एक सेम जाल पूरे नेटवर्क को यही कॉपी एंड पेस्ट करा और जो है अपना एमकेएम पाकिस्तान बनी। तो जो भी यहाँ पे पाकिस्तान में इनके ज़िम्मेदारान और जो राब्ता कमेटी इनके लीडरान मौजूद थे उन्होंने भी यही पॉलिसी अपनाई, पूरा कॉपी एंड पेस्ट किया। लेकिन ज़ाहिर है जो ग्रिप वो जो अल्ताफ़ हुसैन के दौर में जो ग्रिप थी, बहरहाल वो ग्रिप जो है वो पार्टी के ऊपर नहीं रही है और अब वो ये वाला सिस्टम नहीं रहा है। और पहले एक वर्त होती थी, आपको एक ज़िम्मेदार खड़ा हुआ होता था तो कारकुन की जो है नज़रें नीची होती थी और इसी तरीके से यूनिट इंचार्ज खड़े हो जाए तो लोगों की आवाज़ नहीं निकलती थी कारकुनों की। तो एक ऐसा सिस्टम नहीं था। अच्छा यूनिटों के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो बड़ी इनकी तरबियत भी करी जाती थी यूनिटों के ऊपर। और यूनिट पे जो है वो रोज़ाना जो है 1 घंटे की तरबियती क्लास होती थी, तरबियती ट्रेनिंग होती थी और तरबियती लेक्चर बोल लें और इंफॉर्मेशन क्लास बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो सीनियर कारकुन हुआ करते थे तो वो एक अल्ताफ़ हुसैन जो है एक अमन अखबार आता है और अल्ताफ़ हुसैन जो है अमन अखबार में जो अल्ताफ़ हुसैन का रोज़ एक जो है कोटेशन जो है वो शाया होता था, छपता था। और वो कोटेशन जो है ये बाकायदा यूनिट के जो इनके लोग होते थे वो इनको बाकायदा जो है इनको पढ़ के सुनाते थे, बताते थे कि एमकेएम आज अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो भाई ने जो है ये मैसेज दिया है और उस मैसेज का मतलब बताया जाता था कि क्या इस मैसेज का मतलब है। फिर पुरानी एक दफ़ा अल्ताफ़ हुसैन की जो है इन्होंने पूरे एक नुकात टाइप की जो है एक बुक बनाई हुई थी और उस बुक के अंदर अल्ताफ़ हुसैन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती थी, अल्ताफ़ हुसैन की शादी कब हुई, अल्ताफ़ हुसैन ने पार्टी ज्वाइन कब करी, पार्टी कब बनाई और पार्टी में कौन-कौन लोग शामिल थे। तो बाकायदा ये एक पूरी आपकी इनकी जो क्लास होती थी उसमें ये ब्रेन वॉशिंग के लिए, आपके दिमाग पूरा बनाने के लिए जो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जाती थी, इन्फॉर्मेशन दी जाती थी सारी। 1 घंटे की क्लास वो तमाम यूनिट के अंदर जो है वो हुआ करती थी। फिर ये तरबियती नशिस्त भी इसको कहा जाता था। इसके अलावा फिर हफ्ते में या मंथ में जो है वो सेक्टर मीटिंग भी होती थी। सेक्टर इंचार्ज ज़िम्मेदारान सेक्टर मेंबर्स आते थे और जो है वो आके जो है वो मीटिंग किया करते थे कारकुनों के साथ कि कारकुनों की क्या सिलसिला चल रहा है, किस तरीके की क्या प्रोग्रेस है यूनिट की। और इसी तरीके से एक सारा सिलसिला चलता था हड़तालों में। और अगर इसका मैं आपकी बात करूं तो इसमें भी कुछ छुपा हुआ नहीं है, लोगों के सामने है सारी चीज़ें कि अगर कोई एमकेएम की हड़ताल भी आती थी तो ज़ाहिर एक सेक्टर के हिसाब से, एक यूनिट के हिसाब से इन लोगों की पूरी चेन चलती थी। कारकुनों को मैसेज दिया जाता था कि कब दुकानें बंद करवानी है और जो है कब खुलने देनी है, कब नहीं खुलने देनी है। तो ये कारकुनों को सारे मैसेजेस वही एक सिस्टम के थ्रू आते थे कि ज़िम्मेदार जो है अपने कारकुनों को देता था, ज़िम्मेदार को यूनिट इंचार्ज सेक्टर इंचार्ज देते थे, सेक्टर इंचार्ज को जो है वो यूनिट इंचार्ज को जो है वो सेक्टर मेंबर्स देते थे, सेक्टर मेंबर्स जो हैं वो यूनिट सेक्टर इंचार्ज और सेक्टर मेंबरान से लेते थे। मतलब एक पूरी
पूरी पूरी चेन जो मैंने अभी आपको बताई है, वो इसी तरीके से ये पूरी चेन, पूरी लॉबी थी जो इस तरीके से काम कर रही थी। इसी तरीके से कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एपीएमएसओ होती थी, और एपीएमएसओ का भी सेम सिस्टम था। वहाँ पे भी जो है वो सेक्टर मेंबर्स और जो है एपीएमएसओ के जो है यूनिट्स होते थे, फिर वही ज़िम्मेदारान होते थे, फिर उनके सेक्टर्स होते थे। वो सारा जो है एपीएमएसओ का एक अलग शोबा बना हुआ था जिनको राब्ता कमेटी देखती थी, तो वो उनको जाके वो उनको फॉलो अप करते थे। बहरहाल, तो ये पूरा एक जाल मैंने आपको बताया एमक्यूएम का इस तरीके से बहुत गहरा और फैला हुआ था, और यही तरीक़ेकार होता था इनकी पार्टी का, और इनकी कामयाबी का भी राज यही था। और इनके जो कहते हैं कि एक वेल मैनर्ड जो पार्टी कहलाती थी, नो डाउट इसमें कोई बात नहीं है कि वेल मैनर्ड कहलाती थी, क्योंकि इनके जलसे आम में और कभी भी इनके जलसों के अंदर जो है वो ख़वातीन भी शामिल होती थी और बुज़ुर्ग भी शामिल होते थे, लेकिन कभी उनसे जो है वो बदतमीज़ी या इस तरीके का जो है वो सिलसिला हुआ नहीं। बहरहाल, जब भी जलसा होता था या कुछ भी होता था, तो आयशा मंजिल जो है से लेके जो है वो 90 के रहने वाले जो हैं वो शदीद एक ज़हनी दबाव का शिकार थे, क्योंकि वहाँ जो सालों से रह रहे थे तो उनका एक रहना जो है बड़ा दुशवार हो चुका था। उनको उनको उनके रिश्तेदारों को आने के लिए 10 जगह गाड़ी को रोकना पड़ता था, बताना पड़ता था, फिर वो उस गाड़ी पे चेकिंग होती थी, और एक मसले मसाइल के बाद जो है वो वहाँ पहुँचते थे। लेकिन वहाँ रहने वालों ने जो है कराची का जो है बड़ा लुत्फ़ भी उठाया है, क्योंकि वहाँ पे ना कभी लाइट जाती थी, ना कभी पानी बंद होता था, ना कभी गैस बंद हो सकती थी। तो ज़ाहिर है वहाँ रहने वालों ने कुछ मज़े भी उठाए और कुछ तकलीफ़ें भी देखी हैं। आज उन तमाम चीज़ों का जो है वो बिल्कुल सफाया हो चुका है, और 90 जो एक आज़ाद शहर दोबारा से, आज़ाद इलाका दोबारा से जो वो एक आज़ादाना तौर पर जो है वो आज़ाद हो चुका है, और जो है वहाँ पे कोई वजूद नहीं रहा है अब किसी का, और जो है 90 की तरफ कोई भटकना भी जो है पसंद नहीं करता। और आज जो है वो 90 बंद है बिल्कुल, और उसके गेट के बाहर जो है वो 2 रेंजर्स एहलकार जो है वो कई सालों से, जब से ये 90 जो है वो सील किया गया है 2000 ग़ालिबन 17 से शायद, तो उसके बाद से जो है वो रेंजर्स एहलकार बस बैठे होते हैं ताकि कोई उस घर के अंदर ना चले जाए, और वहाँ से कोई चीज़ वीज़ को ना छेड़े। बाकी हम आम तौर पर जो है वो मुक्का चौक और आयशा मंजिल वालों की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल जो है एक सुकून पुरसुकून हो चुकी है। आज वो आज़ादाना घूम सकते हैं, सांस ले सकते हैं, कोई उनकी दुकानें बंद नहीं करवाता, और कोई जो है उनको जो है वो रोक टोक नहीं करता आने जाने में। बैरियर सारे हट चुके हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े वो होते थे वो ख़त्म हो चुके हैं। मतलब एक आज़ाद ज़िंदगी अब वहाँ पर हो चुकी है, और हमने काफ़ी लोगों से बात करी है वहाँ पे, और लोग हमें बताते हैं कि अब अभी हमें ज़हनी सुकून है, हम पुरसुकून होकर बैठ सकते हैं। वरना रात 3 बजे और 4 बजे भी जो होता था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब एकदम जाग कर जो है अपना खिताब शुरू कर दिया करते थे, और हमारी नींदें ख़राब हो रही होती थी, क्योंकि हमारे घरों के खंभों पे और घरों के बाहर जो हैं वो दरवाज़ों पर हमारे जो हैं वो बड़े-बड़े स्पीकर्स लगा दिए जाते थे, और माइक लगे वो होते थे, और जो स्पीकर्स होते हैं जिस तरह मस्जिद के स्पीकर्स होते हैं, लाउड स्पीकर्स वो लगे वो होते थे, और हम सो नहीं सकते थे। हम अपना, हमारे अगर कोई बीमार है, हम बीमार वो आराम नहीं कर सकता, कोई बूढ़ा है वो तेज़ आवाज़ नहीं सुन सकता। तो बड़ी एक ज़हनी कैफ़ियत और ज़हनी परेशानियों का जो है वो मसला था उन लोगों के साथ, कि वो लोग आज़ादाना जो है अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून नहीं जी सकते थे। तो आज अब वो जो है वो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि एक बहुत सुकून है उनकी ज़िंदगियों के अंदर, वो आज अपने घरों में मौजूद हैं और एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उरूज और ज़वाल सबका रखा है। तो ये एक सिलसिला था, और आज एक ज़रूरत थी ये चीज़ बताने की कि एक नेटवर्क किस तरीके से एमकेएम का जाल ये फैला हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और हम बहुत जल्द आपके लिए कोई नई जो है वो अनटोल्ड स्टोरी ज़रूर लेके हाज़िर होंगे। आप लोगों से सबसे उम्मीद है जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अभी तक, वो काइंडली ज़रा चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।